इट्स स्ट्रेंज, बट जब भी कुछ लिखने बैठता हूँ ना तो दिमाग ज़हन एकदम से खाली पड़ जाती है। पर वो कहते हैं ना, जब बात जिद पे आ जाए तो उसे पूरा किए बिना चैन कहाँ मिलती है। और मैं तो हुई स्टब ऑन बाय बर्थ। तो इस बार मैंने शुरू किया, लिखना नहीं, उसे एक लम्हे को याद करना जो मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हों में से एक थी। काफ़ी देर जहन में खोज अभियान चलाने के बाद ये समझ आया कि एक नहीं, यहाँ तो उन लम्हों का पूरा ढेर पड़ा है। थोड़ी पुरानी सी हो गई है, बिल्कुल उन किताबों के पन्नों के जैसे जो सेल्फ में पढ़े पढ़े यूज़ ना करने से पीले से होने लग जाते हैं। वैसे तो पोइट्री और राइटिंग का शौक मुझे काफ़ी वक्त पहले से ही था, पर अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाया, या ये कहो कि अब तक ये दिल कभी जिद्दी नहीं हुआ। खैर, अब तो इस दिल जिद ने दिल में घर बना ली थी, तो मैंने शुरू किया, ढूंढना नहीं, लिखना। मेरी मॉम अक्सर ये कहा करती है कि बेटा, जो माफ़ कर देना वो सबसे बड़ा होता है। ये बात तब की है जब मैं स्टैंडर्ड 8 में था, झारखंड के एक छोटे से शहर जिसे स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। इस नाम के मतलब को समझने में काफ़ी वक्त लगी थी मुझे। फिर जाकर समझ आया कि यहाँ के लोग इस नाम के सही एग्जाम्पल्स हैं। मैंने वहाँ सीखा कि हम कम पैसों और ज़्यादा प्रॉब्लम्स के साथ भी कैसे खुश रह सकते हैं। खैर, एक कॉम्प्लिकेशंस और थी। मेरे स्कूल का नाम एस इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे याद करने में भी मुझे उतनी ही मशक्क़त हुई। कहने को तो ये एक सीबीएसई स्कूल थी, पर मैंने मेरे बैच ने बोर्ड जैक बोर्ड से ही किया था। रीज़न वही, कम पैसे, ज़्यादा प्रॉब्लम्स। हाँ, इन सब के अलावा स्कूल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, एंड आई थिंक फॉर एवरी वन इट इज़। बिकॉज लाइफ इसलिए नहीं कि मैं सीबीएसई स्कूल का स्टूडेंट था, पर हाँ, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स थे। अब आप सोचोगे फ्रेंड्स तो सबके पास होते हैं, पर इसमें बेस्ट क्या है? तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक रास्ता है। फिर कभी बताता हूँ। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि फ्रेंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल, ज़िंदगी ना दोस्तों के बिना कुछ भी नहीं होती। लाइफ में फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, और मेरे पास तो पूरी गैंग थी, एंड दैट्स मेड मी फील दैट आई वाज द लकीस्ट गाय इन द वर्ल्ड। वही स्कूल टाइम वाली मस्ती, टिफ़िन से लेकर सपने तक हम सब कुछ शेयर करते थे, फिर चाहे वो अपनी हो या किसी और की। टिफ़िन नहीं, सपने। और हाँ, टिफ़िन भी। टीचर्स के लेक्चर से लेकर साइकिल के पंक्चर तक, किसी भी मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। पर कहते हैं ना, हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है, पर ज़रूरी है तो बस उस उतार चढ़ाव में रिश्तों को उसका साथ बनाए रखना। तो हमारे उस अजीज रिश्ते में भी वो पल आया, रोहित, जिसे हम अक्सर ब्लैक डायमंड कहकर बुलाते हैं, और अमित, जिसे बंगाली। और माई बेस्ट फ्रेंड एट द टाइम। रिशस के बाद की बेल लगी, वी वर बैक टू आवर क्लास। आई वॉज बिजी इन राइटिंग। वन ऑफ देम वॉज विथ मी एंड on my bench, and the another, Rohit, was on the bench just before ours. And one thing about me that might be strange, but whenever someone disturbs me while writing or painting, I get irritated from somewhere inside. और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं लिखने में बिजी था और उसने मेरे को पीछे से पेन से टीज करना स्टार्ट करा, जो बाद में पेन चुभाने में बदल गई। शुरुआत में तो मैंने बहुत अवॉइड करा, फिर वही पेन, मेरी पुरानी प्रॉब्लम, आई वॉज स्टार्टेड गेटिंग इरिटेटेड, और ना चाहते हुए भी मैंने रिफ्लेक्स में उस पर अपने ही हाथ में पकड़े उस पेन से उस पर इतनी ज़ोर से अटैक किया कि वो पेन सीधा जाकर उसके वाइट शर्ट पे लगी, और वाइट शर्ट पे एक लंबी स्ट्रेट लाइन, और वो शर्ट फट गई। और उसने भी रिफ्लेक्शन में मुझे गाली दे दी, ही अब्यूज्ड मी, और हमारे टीचर ने सुन ली, इवन पूरी क्लास ने। द कंप्लीट मैटर वॉज डिस्क्लोज्ड नाउ, एंड आई वॉज टोटली ashamed ऑन माई डीड। अब हमें लेकर जाया गया प्रिंसिपल ऑफिस, जहाँ जाने से हम सबसे ज़्यादा डरा करते हैं। हम ऑफिस पहुँचे, वहाँ मैं, प्रिंसिपल, रोहित और मैं इंग्लिश टीचर, जो हमारी उस हरकत को एक्सप्लेन कर रहे थे, या फिर ये कहो कि जी भर के हमारी शिकायतें कर रहे थे। और सिर्फ उस बार की नहीं, बल्कि पिछली की हुई हर गलतियों का उन्होंने जमकर कंप्लेंट्स लगाया।
फिर प्रिंसिपल के कहने पर ही वेंट बैक टू कंटिन्यू हिज क्लास। अब कमरे में सिर्फ हम, प्रिंसिपल मैम और खामोशी। नज़रें झुकाए मैं ज़मीन को, रोहित अपनी फटी हुई शर्ट के साथ अब मुझे और प्रिंसिपल हम दोनों को घूर रही थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए मैम ने बड़े प्यार से पूछा, अभी डिड यू डू दैट? मैंने खामोशी से सर हिलाकर हामी भरी और अगले ही पल रोहित, जिसके शर्ट फटने और घर पे डांट खाने का डर भराश और आंसू बनकर उसकी आंखों और जुबान से निकलने लगे। थोड़ा वक्त लगा उसे शांत होने में और फिर से वही हम, मैम और खामोशी। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता क्योंकि उस दिन पहली दफ़ा मैंने अपने दोस्त की आंखों में आंसू देखा था। मैम ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया जो मुझे ऑलरेडी हो चुकी थी और आंखें भी मेरी नम थी। मैंने उसे सॉरी बोला, हैंडशेक किया, न्यू शर्ट देने का पनिशमेंट भी एक्सेप्ट किया और फाइनली उस सिचुएशन को मैम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन फिगर आउट करने के बाद वी वेंट बैक टू आवर क्लास। पर बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं अब भी गिल्टी था और वो अब भी नाराज। और हद तो तब हो गई जब पूरी क्लास ने मुझे दोषी करार कर दिया। अमित ने भी। दोनों मुझसे रुखसत हो गए, बातें होनी बंद हो गई। अब क्लास की फर्स्ट बेंच पे मैं अकेला ही था। ऐसा लग रहा था मानो कि पूरी क्लास मिलकर कोई साजिश कर रही हो। आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली हेल्पलेस। मेरी काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी वो नहीं माने। मुझे दुख इस बात की नहीं थी कि सब मुझे गलत कह रहे थे, पर इस बात की थी कि वो भी मेरी उस आदत को समझ नहीं पाया। और अमित को भी यही लग रहा था कि मैंने ये इंटेंशनली करा है। फिर क्या होना था, मेरी भी ईगो ने मौका मिलते ही छलांग लगाया और आ पहुंचा मेरे जहन में। मैंने भी अब माफ़ी मांगनी बंद कर दी, बातें करनी बंद कर दी। पर मैं ये भूल गया था कि किसी से हम तभी प्यार कर सकते हैं जब हम खुद से प्यार करना बंद कर दें। पर उस पल तक मेरा ईगो मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा कर चुका था। दिन, सप्ताह, महीने बीते, हमारी बातें बंद थी। न वो कुछ कहते हैं, न मेरी हिम्मत थी। अब मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता, हर वक्त बस चिड़ा चिड़ा सा रहता। एक रोज़ घर लौटकर मैं खेलने नहीं गया। मॉम ने मुझे देखा और रीज़न पूछा। वैसे तो मैं बिना पूछे ही खेलने चला जाता था, फिर उस दिन क्यों नहीं? मैंने सारी बातें आंसुओं के साथ बयां कर दी। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि बेटा, गलती तुमने की थी तो माफ़ी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। मैंने मॉम से कहा कि मैं ऑलरेडी उनसे माफ़ी मांग चुका हूँ, पर उन्होंने माफ़ नहीं किया। तो माँ ने कहा, बेटा, कई बार हमें माफ़ी जल्दी मिल जाती है और पर कभी कभी थोड़ा वक्त लग जाता है। और जितना मिस तुम उन्हें करते हो ना, आई एम श्योर दैट दे वुड मस्ट डू द सेम। और उन्होंने तुम्हें इसलिए माफ़ नहीं किया क्योंकि अब तक तुमने उन्हें माफ़ नहीं किया। तुम्हारे अंदर जो ये ईगो है ना, वो तुम्हें ऐसा करने से रोक रहा है। इससे अलग होकर कल फिर से उन्हें सॉरी बोलकर देखना। रिश्तों को बचाने के लिए सॉरी कह देना अच्छा होता है और इसे कोई छोटा नहीं हो जाता। और जो माफ़ कर दे उससे बड़ा और कोई नहीं होता। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार वो तुम्हें माफ़ ज़रूर कर देंगे। मुझे उनकी बात पर यकीन था क्योंकि अब तक उनकी कोई भी बात गलत नहीं हुई थी। मैं अगले दिन फिर से स्कूल गया और आज मैं फर्स्ट की जगह सेकंड बेंच पर बैठा। असेंबली खत्म हो चुकी थी और फर्स्ट पीरियड मैथ्स टीचर का ही क्लास था। म्यूजिकल टोन में टीचर को ग्रीट करने के बाद जैसे ही हम बैठने लगे, मैंने अपनी नेक पेन को उसकी सीट के नीचे रख दिया। फिर क्या, he got hurt and in reflex again he abused me, but little slowly. No one heard except of me and Amit, who was sitting just next to him on his bench. मैंने उससे उतने ही प्यार से कानों को पकड़े कहा, सॉरी यार, माफ़ कर देना, बहुत मिस करता हूँ। और ये कहते ही मानो मेरी आंखों में आंसू आ गए और उसने भी मुस्कुरा दिया, बोला कि कोई नहीं यार, वी मिस्ड यू टू। फिर क्या, मैंने झट से उसे गले लगा लिया। इनफैक्ट हम तीनों ने। क्या आप टीचर की सोच रहे हो? अरे बताया तो, वो मैथ टीचर थे, इंग्लिश नहीं। ही वॉज वन ऑफ आवर डियरेस्ट मेंटर।
उस वक्त मेरे को बस एक बात समझ आई। यूँ तो लोग कहते हैं दोस्ती या रिश्तों में सॉरी की कोई जगह नहीं होती, पर असल में यही वो शब्द हैं जो रिश्तों को बचाए रखने के लिए बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, जिंदगी में रिश्तों के रास्ते में आए अप्स एंड डाउन्स में उसे बनाए रखने का बस यही एक जरिया है। माफ़ी दे दो या मांग लो।